नमस्कार, यूनिवर्सिटी एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं विकास कुमार सिंह आगे का टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं। देखिए, कल तक हम लोग ने जो बात की थी यूनिट 4 में, हम लोग कहां पे थे? ये डीसी मशीन के टॉपिक में हम लोग ने उसके प्रिंसिपल की बात की थी और उसकी कंस्ट्रक्शन की बात की थी। इसके पहले ट्रांसफार्मर के बारे में बताया जा चुका है, उसका पूरा डिटेल डिस्कशन हुआ है। ठीक है, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यूनिवर्सिटी एकेडमी में जाके बेसिक इलेक्ट्रिकल उस नाम से एक प्लेलिस्ट होगी, उसमें जाइएगा। नीचे के जितने भी वीडियोस हैं वो विकास कुमार सिंह के नाम से ही हैं। ठीक है, ऊपर की वीडियोस, नीचे की वीडियोस, अगर आपको डीसी देखना है, एसी देखना है, डीसी वगैरह, एसी वगैरह, उसको शुरुआत में है और फिर उसको ट्रांसफार्मर के हैं और उसके बाद अब ये मशीन के हैं 4th यूनिट के। ठीक है, कोशिश ये की जा रही है कि जल्दी जल्दी वीडियो बनाया जाए और आप लोग तक पहुंचाया जाए। कुछ टेक्निकल फॉल्ट्स होती है, कुछ अपनी प्रॉब्लम होती है, इस वजह से नहीं आ पाते, बट हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपके पेपर स्टार्ट होने के पहले 21 मार्च डेट आ गई है ना, तो 21 मार्च के पहले तक ये पूरा का पूरा सेशन हम अच्छी तरह से कंप्लीट कर देंगे। आपको प्रीवियस वीडियो देखना है तो पीछे जाके देख सकते हैं। ठीक है, डीसी मशीन में करना क्या है, हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन के बारे में देखा था। कंस्ट्रक्शन में हमको कुछ चीजें डीसी मशीन के बारे में पता चली थी। वो ये थी कि एक अगर कोई मशीन है, ठीक है, तो उसमें दो फैक्टर होते हैं, या तो वो जनरेटर होगा या मोटर होगा। और कंस्ट्रक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें दो फैक्टर मेन होते हैं, एक होता है स्टेटर और एक होता है रोटर। ठीक है, स्टेटर के वाइंडिंग को स्टेटर वाइंडिंग और रोटर के वाइंडिंग को रोटर वाइंडिंग कहते हैं। इसमें वाइंडिंग होती है, इसमें वाइंडिंग होती है। डीसी मशीन में एक टर्म होता है फील्ड सिस्टम। ठीक है, फील्ड सिस्टम में स्टेटर से रिलेटेड जो भी चीजें आती हैं, स्टेटर पे जनरेटेड फ्लक्स, स्टेटर की वाइंडिंग, वो सब कुछ तुम्हारी फील्ड सिस्टम में आ जाती है। ठीक है, तो इसी को ये लोग फील्ड सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। और रोटर को डीसी मशीन में आर्मेचर कहा जाता है। ठीक है, इसीलिए रोटर के वाइंडिंग को आर्मेचर वाइंडिंग कहते हैं। ये सारी बातें प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस की थी। अब बात आती है आर्मेचर वाइंडिंग। आर्मेचर वाइंडिंग की, आर्मेचर वाइंडिंग मेनली दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग। कौन कौन सी होती हैं? द फर्स्ट वन इज वेव वाइंडिंग, and the second one is lap winding। हमने इसको कैपिटल में क्यों लिखा है अभी बताएंगे बाद में। ठीक है, वेव वाइंडिंग और लैप वाइंडिंग दो प्रकार की वाइंडिंग होती है। क्या होता है वेव वाइंडिंग, क्या होता है लैप वाइंडिंग, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेव वाइंडिंग की। ये सारी चीजें भी हटा दे रहे हैं। वेव वाइंडिंग की सबसे अच्छी बात यह है कि आप लोगों का प्यार मिल रहा है, आप लोग कमेंट सुन के अच्छा लगता है कि आपको समझ में आ रहा है। तो किसी भी तरह का कोई भी कमेंट, इवन अगर कमेंट नेगेटिव भी हो, ठीक है, तो आप एक मर्यादित भाषा में कह सकते हैं कि सर ये प्रॉब्लम हो रही है, ये चीज़ दिक्कत हो रही है, ये बता दीजिए, ये नहीं समझ में आ रहा है, या फिर ये तरीका ठीक नहीं है, जैसा भी हो। आपके हर तरह कमेंट एक्सेप्टेड है। ठीक है, देखिए वेव वाइंडिंग क्या है? ये वेव वाइंडिंग, वेव वाइंडिंग में क्या होता है, जो आर्मेचर की जो वाइंडिंग होती है वो पूरी की पूरी वाइंडिंग जो होती है ना, वो दो हिस्सों में तोड़ दी जाती है। मतलब कहने का क्या है कि मान लो जैसे कि ये तुम्हारा डीसी मशीन है, एक सर्किट समझो इसको ऐसे, सप्लाई मिल रहा है। ठीक है, सप्लाई ले लो, तुम वोल्टेज में ले लो, जिसमें भी लेना चाहो, मतलब डीसी सप्लाई में ले लो चाहे एसी सप्लाई में। ये बात दिख रही है ध्यान से? ठीक है, लेकिन अगर सप्लाई हम देते हैं तो मोटर की बात हो जाए। चलो तुम एक सर्किट पूरा करो, इस सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस ले लो, ये ठीक है। आरएल, आरएल मतलब लोड रेजिस्टेंस, इसमें लोड रेजिस्टेंस है और इसकी वाइंडिंग जो होती है वो कुछ इस तरह से होती है। मतलब इसमें चाहे जितनी भी वाइंडिंग होगी, जितनी भी वाइंडिंग होगी, सब सिर्फ दो हिस्सों में टूट जाएगी। अगर मान लो कि आर्मेचर के अंदर गिन के 10 स्लॉट है,
तो 10 स्लॉट 5-5 में टूट जाते हैं। कैसे टूटेंगे? मान लो अगर आर्मेचर में 10 स्लॉट है, फर्ज करो 10 स्लॉट है, ठीक है, तो कैसे टूटेंगे? ये वाइंडिंग, ये वाइंडिंग, ये तुम्हारा रेजिस्टेंस RL, 1 2 3 4 5 हो गया, 1 2 3 4 5। देखो वाइंडिंग, अच्छा हमेशा नंबर ऑफ वाइंडिंग इवन नंबर में होंगी, ये तो पता ही है, ठीक है। वाइंडिंग चाहे जिस हिसाब से हो वो हमेशा 2 ही में आएगा। इसीलिए वेव वाइंडिंग जो होती है इसमें आपका जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होते हैं वो हमेशा 2 होते हैं। कितने पैरेलल पाथ बन रहे हैं? आर्मेचर वाइंडिंग का प्रकार है ये, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ पैरेलल पाथ वेव वाइंडिंग में हमेशा 2 ही होते हैं, ओनली 2। नंबर ऑफ पैरेलल पाथ को A से डिनोट करते हैं और ये हमेशा 2 होता है। नंबर ऑफ पैरेलल पाथ ऑलवेज 2 होता है वेव वाइंडिंग के केस में, ठीक है। तो इसमें इस चीज को लिख सकते हैं, इन वेव वाइंडिंग देयर आर ओनली 2 पैरेलल पाथ here the winding of armature is connected with commutator। कम्यूटेटर क्या होता है? मैकेनिकल रेक्टिफायर, ठीक है। तो जो भी वैल्यू होगी, कितने भी नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, जो पाथ होगा 2 ही होगा। जितने भी कंडक्टर, 10 कंडक्टर हैं, 20 कंडक्टर हैं, जो भी होंगे वो 2 ही पाथ में डिवाइड हो जाएंगे। 10 हैं तो 5-5 में, 20 हैं तो 10-10 में, 8 हैं तो 4-4 में। समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद आता है लैप वाइंडिंग। एक तो वेव वाइंडिंग हो गई, ये बात क्लियर है। इसके बाद आती है आपकी लैप वाइंडिंग। लैप वाइंडिंग में क्या होता है? लैप वाइंडिंग, लैप वाइंडिंग में क्या होता है? जितना भी आपका जो डीसी मशीन है उसमें जितने नंबर ऑफ पोल्स होते हैं उतने पैरेलल पाथ होते हैं। पोल भी क्या होते हैं? इवन नंबर में होते हैं, आपको अच्छी तरह से पता है। जितने भी नंबर ऑफ पोल्स होंगे उतने पैरेलल पाथ होंगे। अगर 4 हैं तो 4 होंगे, 8 हैं तो 8 होंगे। वहां क्या था? नंबर ऑफ पोल से इंडिपेंडेंट था। वेव वाइंडिंग में क्या था? नंबर ऑफ पोल चाहे जितने भी हो, पैरेलल पाथ हमेशा 2 ही बनते थे, ठीक है। तो आपके लैप वाइंडिंग में क्या है? इसका अगर डायग्राम बनाना हो हम लोगों को, कितने दिख रहे हैं? ये 5 6। यानी यहां पे क्या है? जितने भी आपके नंबर ऑफ पैरेलल पाथ हैं, Z को हम डिनोट करते हैं नंबर ऑफ कंडक्टर से, Z को अपॉन P क्या है? नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। हर बार नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इतने ही हो गए। यानी एक वाइंडिंग में नंबर ऑफ कंडक्टर Z अपॉन P के बराबर होगा। अगर कुल कंडक्टर तुम्हारे 10 हैं और नंबर ऑफ पैरेलल पाथ 2 हैं, तो हर एक वाइंडिंग में कितने कंडक्टर होंगे? 5-5, ठीक है। अगर आपका नंबर ऑफ पैरेलल पाथ 4 हैं, कंडक्टर 40 हैं, तो हर एक वाइंडिंग में कितने होंगे? 10-10, ठीक है। तो आपका हर एक वाइंडिंग में नंबर ऑफ कंडक्टर्स Z अपॉन P के बराबर होगा। पिछली वाली वाइंडिंग में लिखना भूल गए थे। पिछली वाली वाइंडिंग में क्या होता है? Z/2 होता है, दैट्स इट। जो भी होगा 2 हिस्सों में डिवाइड होगा, ठीक है। तो इन द लैप वाइंडिंग here number of parallel path is equal to the number of poles in DC machine, ठीक है। तो इस चीज को मेंशन कर दो यहां पर। in lap winding number of
पैरेलल पाथ इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पोल्स इन डीसी मशीन। ठीक है, अभी हमने दो तीन चीजें बताई। एक क्या, जेड किसको डिनोट करता है, नंबर ऑफ कंडक्टर को। ए किसको डिनोट करता है, पैरेलल पाथ को। पी किसको डिनोट करता है, पोल्स को। ठीक है, नंबर ऑफ पोल्स। तुम लोग ने ये चीज ध्यान नहीं दी शायद, मैं लैप वाइंडिंग लिखते समय कैपिटल में लिख रहा था और वेव वाइंडिंग लिखते समय स्मॉल में लिख रहा था। क्यों ऐसा कर रहा था? लैप वाइंडिंग को ध्यान से देखो तो दिख रहा होगा तुमको, LAP लिखा गया है। इसी से याद रखो, A इज इक्वल्स टू P। इससे A क्या है, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, P क्या है, पोल। यानी जिस वाइंडिंग में A P के बराबर हो, यानी लैप वाइंडिंग वही है, यानी नंबर ऑफ पैरेलल पाथ पोल के बराबर हो। A क्या है तुम्हारा यहां पर, A क्या है, A है तुम्हारा नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, P क्या है तुम्हारा, नंबर ऑफ पोल्स। ठीक है, तो ये तरह की वाइंडिंग जो है ये इस्तेमाल होती है आर्मेचर में, या तो वेव वाइंडिंग करते हैं या तो फिर लैप वाइंडिंग करते हैं। ठीक है, एक को याद रखना, अक्सर क्या हो जाता है, अगर एक बार का पढ़ा होता है तो थोड़ा सा एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सा दो वाला था, कौन सा पोल के बराबर था। तो इसका ट्रिक यही है कि पी ध्यान रखना, A इक्वल टू पी जिसमें है वो पोल के बराबर है, उसका अपोजिट वाला जो दूसरा वाला है उसमें नंबर ऑफ पैरेलल पाथ दो ही होते हैं। ठीक है, तो वहां पर A इक्वल टू 2 होता है, यहां A इक्वल टू P होता है। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है, इसके बाद एक छोटा सा टर्म आता है, वो होता है आपका आर्मेचर रिएक्शन। आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है, सुन लो उसको। आर्मेचर रिएक्शन आर्मेचर रिएक्शन, आर्मेचर रिएक्शन से क्या मतलब है, हम लोगों ने डायग्राम बनाया था उसका मशीन का, तो मशीन के डायग्राम में इसको थोड़ा सा क्लोजअप में बना लेते हैं। कुछ ऐसा था, याद होगा अगर आपको, एक पोल हुआ करता था, उसमें रोटर था, ऐसे करके खांचे बने हुए थे ऐसे ऐसे। ठीक है, और चारों तरफ पोल लगे हुए थे। ठीक है, इसी तरह के, मतलब पुराने डायग्राम ही मैंने ऐसे ही बना दिया है, तो मैं सिर्फ इतना पोर्शन आपको दिखाऊंगा यहां पे क्लोजअप में। ठीक है, मतलब पोल और रोटर के बीच का गैप वगैरह दिखेगा उसमें आपको, उस चीज का डायग्राम बना रहा हूं। ठीक, इसमें तुम्हारी वाइंडिंग है, उसी का क्लोजअप वर्जन दिख रहा होगा। इसमें क्या होता है, एक तो इसमें से फ्लक्स जाता है, हम लोग ने उस दिन बनाया भी था फ्लक्स, मैंने आई थिंक इसी कलर के मार्कर से बनाया था, इसलिए समझने में आसानी होगी। ये तुम्हारा क्या है, स्टेटर फ्लक्स है, स्टेटर का फ्लक्स है। ठीक है, अब एक दूसरा डायग्राम देखो, कोई क्वेश्चन वगैरह रहा करो तो पूछ लिया करो कमेंट सेक्शन में, हम उसका नेक्स्ट वीडियो में आंसर भी दे देंगे। हम आप सबके कमेंट पढ़ते हैं।
अब देखो, ये जो फ्लक्स आया है ना, ये तुम्हारे स्टेटर की वाइंडिंग की वजह से आया है। स्टेटर में जो तुम्हारी वाइंडिंग थी उसकी वजह से फ्लक्स जनरेट हुआ। फ्लक्स क्यों जनरेट होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट में होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब क्या हुआ? कोई चीज को इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? उसमें वाइंडिंग करनी पड़ती है, ठीक है। तो मतलब अगर वाइंडिंग होगी तभी फ्लक्स होगा, क्लियर बात है। इसकी वाइंडिंग की वजह से ये फ्लक्स है, लेकिन तुम्हारे रोटर में भी तो वाइंडिंग है, रोटर में भी वाइंडिंग है, रोटर में वाइंडिंग है अंदर की तरफ है, तो इसके अंदर भी तो गोल गोल फ्लक्स घूमेंगे, इसकी वजह से इसमें भी फ्लक्स आते हैं। ये कौन से फ्लक्स है? ये वो फ्लक्स है जो तुम्हारे आर्मेचर वाइंडिंग की वजह से, और इसका डायरेक्शन है इस तरफ। ऐसा नहीं जरूरी कि यही डायरेक्शन होगा, लेकिन क्योंकि हमने जो करंट को अंदर, वो वाइंडिंग को अंदर की तरफ धंसाया है, इसलिए दाहिने हाथ के नियम के हिसाब से देख रहे हैं, ठीक है। फिलहाल समझने की कोशिश करो। और इसका डायरेक्शन क्या है आपका? इसका डायरेक्शन है ऐसे, ऊपर से नीचे की तरफ, ऐसे, ठीक है। अब तुम सोचो, ये तुम्हारा क्या है? दिस इज फ्लक्स ड्यू टू स्टेटर वाइंडिंग, ठीक है। ये क्या है? दिस इज फ्लक्स ड्यू टू आर्मेचर वाइंडिंग। कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं। अब तुम सोचो, बारिश हो रही है सीधे, ठीक है, और हवा चल रही है ऐसे, तो पानी कैसे बरसता हुआ दिखता है? कभी आज तक जीवन में खड़ा पानी बरसते देखा है 90 डिग्री पे? कभी नहीं देखा होगा, हमेशा किसी एक डायरेक्शन में देखा होगा। क्यों? रिजल्टेंट क्या होता है? बारिश ऐसे होती है, हवा ऐसे चलती है, तो हल्का एक तरफ झुक जाता है ऐसे। सेम चीज यहां पर भी होती है। तो जो इसका नेक्स्ट डायग्राम होगा उसको ध्यान से देखना, उसमें क्या होता है? थोड़ा सा दूर बनाता हूं, समझ में अच्छे से आ जाएगा। थोड़ा ज़्यादा नज़दीक हो गया, जो क्लोजअप बना ही रहे हैं थोड़ा दूर बना देते हैं, क्या करना है। इसका मतलब ये नहीं एयर गैप बढ़ गया, वो खाली तुमको समझाने के लिए थोड़ा सा स्पेसियस बना रहे हैं कि समझ में आ जाए। और सब हालचाल ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं? ये वाइंडिंग है। अब होता क्या है, फ्लक्स सीधे चल रही है, आर्मेचर रिएक्शन ऐसे घूम रहा है, तो फ्लक्स तुम्हारा इस डायरेक्शन में चलने लगता है, ऐसे आने की जगह ऐसे आने लगता है, ऐसे गिरने लगता है, इस तरह से चलता है फ्लक्स। ये डायरेक्शन है फ्लक्स की। ये क्या हो रहा है? हम लोगों ने पोल शू क्यों बनाया था, इतनी बड़ी सीन काहे के लिए तैयार की थी? इसीलिए कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लक्स जो है वो पूरी तरह से यूनिफॉर्म हो। बट यहां पर ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन, भाई ये फ्लक्स जो है वो क्या है? स्टेटर का एक्शन, उसके ऑपोजिट में जो आर्मेचर का एक्शन है उसे क्या बोलेंगे? आर्मेचर रिएक्शन, इसलिए यह नाम रखा गया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, एक साइड में क्या हो रहा है? फ्लक्स इकट्ठा हो जा रही है, और एक साइड में क्या फ्लक्स दूर दूर है। तो क्या ये डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है? नहीं, ये डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है। यही होता है आर्मेचर रिएक्शन। तो सीधे सीधे भाषा में कहा जाए तो आर्मेचर रिएक्शन इज नथिंग बट द टाइप ऑफ लॉस। ये आपको नुकसान ही देता है, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। यही होता है तुम्हारा आर्मेचर। यही तुम समझना चाह रहे थे, एक टॉपिक था, बहुत अच्छा टॉपिक है, इसलिए हमने कहा एक बार देख लो,
ठीक है। इसमें क्या होता है, आपको जो लॉस होता है उसमें क्या होता है, एक जगह फ्लक्स ज्यादा हो जाती है, एक जगह कम हो जाती है। फ्लक्स की डेंसिटी इक्वी डिस्टेंस होनी चाहिए, फ्लक्स एकदम प्रॉपर और यूनिफॉर्म होना चाहिए, जो कि इसमें नहीं होता है। ठीक है, इसको बचाने के लिए क्या करते हैं, जिस डायरेक्शन में ये फ्लक्स घूम रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हम लोग स्टेटर में ही कुछ अलग से वाइंडिंग करते हैं, जो कि इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लक्स जनरेट करती है, जो क्या करता है, आर्मेचर रिएक्शन को न्यूट्रलाइज कर देता है। उसको हम लोग कहते हैं कंपनसेटिंग वाइंडिंग। जैसे कोई घटना घट जाती है तो उसका कंपनसेशन दिया जाता है, लो भैया रखो, अब वो तो कर नहीं सकते ठीक, चलो कंपनसेशन रखो। तो आर्मेचर रिएक्शन को ठीक नहीं कर सकते, बट उसको न्यूट्रलाइज तो कर सकते हैं। अगर वो ऐसे ऐसे घूम रहा है तो कुछ ऐसी वाइंडिंग फिट कर देते हैं स्टेटर पे जो ऐसे ऐसे घूमती है, तो दोनों जब आपस में लड़ते हैं तो आर्मेचर रिएक्शन न्यूट्रलाइज हो जाता है और फ्लक्स नॉर्मल वे में गिरता रहता है। जैसे हवा ऐसे चले फिर ऐसे चला दे कोई, और दोनों हम आपस में टकरा जाए तो बारिश सीधे होना शुरू हो जाएगी। बट नेचर में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता ना दोस्तों, ठीक, बट इसमें होता है। तो आर्मेचर रिएक्शन को अगर न्यूट्रलाइज करना होता है तो जिस वाइंडिंग का हम यूज करते हैं उसे कहते हैं कंपनसेटिंग वाइंडिंग। In DC machine, compensating winding is used to neutralize armature reaction. That's it. ठीक है, और compensating winding का कोई यूज नहीं है, बस वो जो रिएक्शन होता है वो न्यूट्रलाइज कर देती है, जिससे कि फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म हो जाता है। ठीक है, एक अच्छा टॉपिक था, बताना जरूरी था, इसलिए हमने सोचा कि इस पर चर्चा कर लेते हैं। इसके अगर लेना हो फोटो तो ले लो, ठीक है। चलो अब हम, अरे यार कैमरे के सामने आ जाए, अब हम मुद्दे की बात करते हैं, ईएमएफ इक्वेशन ऑफ डीसी मशीन। ठीक है, ये आज का लास्ट टॉपिक है, ईएमएफ इक्वेशन ऑफ डीसी मशीन। क्या है ईएमएफ इक्वेशन ऑफ डीसी मशीन? भैया ईएमएफ इक्वेशन निकाल ही क्यों रहे हैं, इसको हटा दे रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज ईएमएफ इक्वेशन ऑफ डीसी मशीन। जितना इसमें पढ़ाते जा रहे हैं उसको थ्रू आउट पढ़ते जाओ और उसके नोट्स बनाते जाओ। ठीक है, मैं क्लियर बता रहा हूं, अगर तुम उस वीडियो को थ्रू आउट कर ले गए, कोई माइकल फेल नहीं कर सकता पेपर, चाहे जो सेट कर दे। ठीक है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर जो बताया नहीं जा रहा है। बाकी देखो दिक्कत क्या है ना दोस्त, की प्रैक्टिस तुम्हें करनी है। बुक पढ़ के स्विमिंग नहीं सीखी जा सकती और ना ही साइकिल चलाना सीखा जा सकता है, उसके लिए गिरना पड़ता है थोड़ा सा। बट हम नहीं चाहते गिरो भैया, क्योंकि अगर अभी गिरोगे तो सेमेस्टर में बैक लग जाएगी, जो अच्छी चीज़ नहीं है। ठीक है, जिस तरह से हम अपने कॉलेज में पढ़ाते हैं तो वहाँ पर हमारा जो रिजल्ट होता है वो देखा जाता है, हम कितने बच्चों को डायरेक्टली जो पढ़ा रहे हैं उसका रिजल्ट का एनालिसिस होता है, और ऊपर वाले की दया से 10 साल तक आज तक अभी रिजल्ट गड़बड़ नहीं हुआ, लास्ट 10 ईयर से। लेकिन अब मेरे उन बच्चों में तुम लोग भी आते हो, ठीक है, तो मेरे लिए तुम्हारा रिजल्ट बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ जिस दिन पेपर हो सीरियस रहना, ठीक है, सारे वीडियो को थ्रू आउट देखते रहो, और अगर ये चैनल अच्छा लग रहा हो, मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा हो, तभी लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना इसको। ठीक है, पर्टिकुलरली इस सेक्शन की बात कर रहा हूं मैं। ठीक, चलो अब हम बात करते हैं डीसी मशीन की, सॉरी ईएमएफ इक्वेशन ऑफ डीसी मशीन की। ईएमएफ इक्वेशन ऑफ डीसी मशीन। ईएमएफ इक्वेशन डीसी मशीन की क्या होती है, पहले लिख ही दे रहे हैं। E इक्वल टू एन पी फाई जेड अपॉन 60A। ठीक है, हम लोग इसको डिराइव करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बता दें कि हर चीज है क्या, क्या एन है, क्या पी है, क्या फाई है, क्या दुनिया जहान की बातें हैं। ठीक है, देख लो, एन स्पीड ऑफ आर्मेचर इन रोटेशन पर मिनट, यानी आरपीएम, एक मिनट में कितना रोटेशन होता है। पी नंबर ऑफ पोल्स, पोल्स किस पे होते हैं, स्टेटर पे होते हैं, तो लिखने की क्या जरूरत है। फ्लक्स फाई, फ्लक्स लिंकेज जेड, टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर ए, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। ठीक है, खत्म हो गया और कुछ नहीं बचा।
NP5Z और A, ठीक है। और ईएमएफ इक्वेशन है डीसी मशीन की। अच्छा देखो, ईएमएफ इक्वेशन जनरली उस चीज की निकाली जाती है जिसका आउटपुट इलेक्ट्रिकल में होता है। तो डीसी मशीन में जनरेटर जो होता है उसका आउटपुट इलेक्ट्रिकल में होता है, ठीक है। मोटर का आउटपुट मैकेनिकल में होता है। तो मोटर में यही ईएमएफ इक्वेशन बैक ईएमएफ बन जाता है, ठीक है। उसमें ईबी कहते हैं इसको, फॉर्मूला सेम होता है। तो तुम चाहो तो यहाँ ईजी कर दो, जनरेटिंग ईएमएफ। ईजी इज नथिंग बट द जनरेटिंग ईएमएफ, डीसी जनरेटर कर दो इसको, डीसी जनरेटर। ईजी इज इक्वल्स टू NP5Z अपॉन 60A। ईजी क्या है तुम्हारा, जनरेटिंग ईएमएफ। सारी चीजें हो गई हैं, एक बार इसको अच्छे से देख लो, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जनरेटिंग ईएमएफ का मतलब हम बोल रहे हैं कि ईएमएफ पर पैरेलल पाथ। ईएमएफ पर पैरेलल पाथ क्या है, वही ईजी है। इसको हम ये भी कह सकते हैं ईएमएफ पर पैरेलल पाथ। पर पैरेलल पाथ, ईएमएफ पर पैरेलल पाथ, ठीक है। चलो ठीक है। अच्छा अब देखो, हम लोग को अच्छी तरह से पता है, क्या पता है भैया, कि E इक्वल टू d∅dt होता है, ठीक है। इसी फॉर्मूले से पूरी कहानी निकालनी है। d∅ निकालते हैं, dt निकालते हैं, ठीक है। d∅ क्या होगा, फ्लक्स लिंकेज, नंबर ऑफ पोल्स P इंटू फाइव। d∅ क्या होगा, किसके बराबर होगा, P इंटू फाइव के बराबर। फाइव क्या है, टोटल फ्लक्स है, कितना होगा वो, नंबर ऑफ पोल्स के बराबर होगा। नंबर ऑफ पोल्स से फ्लक्स को मल्टीप्लाई कर दोगे तो d∅ निकलेगा कितना फ्लक्स लिंक कर रहा है, ठीक है। फ्लक्स लिंकेज इन डीसी जनरेटर, लिख लो चाहो तो, फ्लक्स लिंकेज इन डीसी जनरेटर, ठीक है। अच्छा इसके बाद क्या है, देखो n क्या है, रोटेशन है, ठीक है। हम ये कह रहे हैं n का मतलब क्या है, स्पीड ऑफ आर्मेचर इन आरपीएम। स्पीड मतलब क्या, गोल घूमना, रोटेशन करना, ठीक है। रोटेशन पर मिनट, यानी मतलब एक मिनट में जो रोटेशन करते हैं उसको कैपिटल एन से दिखा रहे हैं। वही अगर स्मॉल एन से दिखाना होता तो होता स्मॉल एन इक्वल्स टू कैपिटल एन अपॉन 60। चाहो तो लिख लो, small n equal to capital N upon 60. Here small n is also speed in RPS, रोटेशन पर सेकेंड, यानी एक सेकंड में कितनी स्पीड है, एक सेकंड में कितना रोटेशन होता है। एक तरह से फ्रीक्वेंसी ही समझो। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एक सेकंड में होने वाले दोलनों की संख्या। एक सेकंड में कितना रोटेशन है, फ्रीक्वेंसी, तो वही एक सेकंड में कितना रोटेशन है वो स्पीड। स्मॉल एन से डिनोट करते हैं, फॉर्मूला होता है ये, स्मॉल एन इक्वल्स टू कैपिटल एन अपॉन 60। कुछ बुक्स में कैपिटल एन की जगह स्मॉल एन लिखा रहता है, अगर लिखा होगा तो नीचे 60 नहीं होगा, तब फॉर्मूला होगा Eg इक्वल्स टू स्मॉल एन P∅Z अपॉन A, ओनली A, ठीक है, हो गया। अच्छा ये देखो कहां गए भैया, 60 एन रोटेशन करने में 60 मिनट लगता है, क्योंकि रोटेशन पर मिनट है सेकंड्स में। एंड रोटेशन करने में 60 सेकंड लगता है, तो एक रोटेशन करने में कितना लगेगा, 60 अपॉन एन लगेगा। इसी को बोलते हैं dt। dt इज इक्वल्स टू 60 अपॉन एन। हमारे पास d∅ आ गया, हमारे पास dt आ गया। अब तो शायद आपको बताने की जरूरत नहीं कि आपको करना क्या है। पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ d∅ एंड dt इन इक्वेशन 1। क्लियर, क्या होगा ये, E इक्वल टू d∅ की जगह क्या होगा, d∅ अपॉन dt, ये क्या होगा, d∅ की जगह P∅, और dt की जगह क्या होगा 60 अपॉन n। ये क्या लिखा जाएगा,
E इक्वल टू एन पी फाई अपॉन 60, एन पी फाई अपॉन 60। क्लियर है? अच्छा, अब देखो हमने आपसे क्या बताया था कि ईजी हमारा क्या है, ईएमएफ पर पैरेलल पाथ, पर पैरेलल पाथ। वो तो टोटल आ गया ईएमएफ, लेकिन हमको ईजी निकालना है। तो ईजी इज इक्वल्स टू ईएमएफ पर पैरेलल पाथ। ईजी इज नथिंग बट द ईएमएफ पर पैरेलल पाथ। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, पर पैरेलल पाथ मतलब हमारे पास नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कितने हैं, ए हैं, ठीक है, और उसमें कुल मिला कितने कंडक्टर हैं, जेड है। हमारे पास नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कितने हैं, ए हैं, कुल कितने कंडक्टर हैं, जेड है। तो ए पैरेलल पाथ में कितने कंडक्टर होंगे, जेड। तो एक में कितना होगा, पर पैरेलल पाथ निकालना है ना, तो जेड अपॉन ए। तो हमको अगर ईएमएफ पर पैरेलल पाथ निकालना है तो इस सेक्शन से भी इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो ईजी इक्वल टू ई इंटू जेड अपॉन ए, जो क्या वैल्यू होगी, ईजी इक्वल टू एन पी फाई जेड अपॉन 60A। कोई डाउट? ये आपका निकल कर आ गया ईएमएफ इक्वेशन ऑफ डीसी जनरेटर, बिकॉज जनरेटर्स आउटपुट इज इन इलेक्ट्रिकल फॉर्म। ओके, तो इस वजह से ये आंसर आया है आपका। ये क्या है, जनरेटिंग ईएमएफ एन पी फाई जेड अपॉन 60A। एक बार ध्यान से देख लो, ईजी इक्वल टू एन पी फाई जेड अपॉन 60A। क्या क्या किया गया था इसके अंदर? सबसे सिंपल चीज है कि फॉर्मूला पहली बात तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये फॉर्मूला है आपका, और डी फाई बाई डी टी जो है ये हम ये जानते हैं कि ई जो ईएमएफ होता है आपका वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहां हमने एन की वैल्यू को 1 मान लिया। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, उससे मतलब नहीं है, तो हमने 1 ले लिया था। तो ई इज इक्वल्स टू डी फाई बाई डी टी। तो डी फाई रखा, डी टी रखा, दोनों सॉल्व किया, आंसर निकाला, और ये वैल्यू निकल कर आ गई आपकी ईजी की। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं? इसका सिंबल होता है एक डीसी मशीन का, लगे हाथ वो भी देख ही लो। इसको हम लोग ऐसे दिखाते हैं, ये ईजी और आर ए क्या है, आर्मेचर रिएक्शन, आर्मेचर सॉरी आर्मेचर रेजिस्टेंस, आर ए, ये सिंबल होता है डीसी मशीन का। ठीक है, हम इसके आगे बताएंगे, सारी चीजें कायदे से डिस्कस करेंगे, सब निकल के सामने आ जाएगा, इसके लिए टेंशन ना लो तुम लोग। ठीक है, तो फिर आज का लेक्चर कैसा लगा प्लीज कमेंट कीजिएगा हमें, और आज के लिए बस इतना ही। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, और अगर अच्छा लगे तो उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, धन्यवाद।